हेलो एंड नमस्कार, जस्ट टारगेट में आपका स्वागत है। तो ये है 60 दिनों का मिशन सिलेक्शन, जिसमें हम कर रहे हैं बिहार एपीओ और बिहार जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज है डे 17। चलिए शुरू करते हैं। तो आप अगर इस फ्री यूट्यूब सीरीज़ को शुरू से फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से जाकर आप डे 1 या लेक्चर 1 से शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज है डे 17 और हमें धीरे धीरे करके पहुँचना है डे 60 तक। तो ये रहा क्वेश्चन 1 आपके सामने। What is the minimum qualifying age for a candidate contesting for the election for the President of India? बहुत आसान क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बिहार PCSJ 2000 का ये क्वेश्चन है। 25 साल, 30 साल, 35 साल या 40 साल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आंसर होगा 35 ईयर्स। आर्टिकल 58 में सीधा सीधा दिया गया है कि भारत के नागरिक होना अनिवार्य है और साथ ही साथ कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती कमला नेहरू, श्रीमती सरोजिनी नायडू या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो देखें यहाँ दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बड़े कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार। पहली, फर्स्ट महिला अध्यक्ष, पहली, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है दोनों। अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो थी एनी बेसेंट, लेकिन अगर यहाँ पे भारतीय शब्द जुड़ जाए तो एनी बेसेंट आंसर नहीं होगा क्योंकि वो इंडियन नहीं थी। आंसर होगा फिर सरोजनी नायडू। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है हमसे पहली, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, क्योंकि यहाँ भारतीय नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3, इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, यानी भारत में निम्न में से किसके उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ये क्वेश्चन सन 2000 का है। तो उस समय कुछ और हालात थे हमारे एग्रीकल्चर के, अभी उत्पादन के हालात कुछ और हैं। तो एक बार अगर हम ऑप्शन देखें, राइस चावल, वीट गेहूँ, टी चाय और शुगर केन गन्ना, तो उस समय इसका आंसर सी था। ठीक है, सन 2000 में जब ये क्वेश्चन बना तो उस समय इसका आंसर टी था, लेकिन अभी इसका आंसर टी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है टी का, यानी कि चाय का। पहला कौन है? चीन। तो क्या गेहूं में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है? नहीं। क्या गन्ने में है? नहीं। आंसर आज के समय में इसका होगा चावल। हाँ जी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश बन गया है इसी वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड माउंट एवरेस्ट एज द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति का कौन थे। एक जियोलॉजिस्ट जिन्हें कहते हैं भूविज्ञानिक, सर्वेयर जो सर्वेक्षक थे, सर्वे करते हैं जो, एस्ट्रोनॉमर एक ज्योतिषी थे, या एक साइंटिस्ट यानी कि एक वैज्ञानिक थे। तो देखिए, जब भी माउंट एवरेस्ट की खोजने की बात आती है तो दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नाम है सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट ये कौन थे? ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, यानी कि एक अधिकारी थे, अंग्रेज थे। इनकी पोस्टिंग उस समय इंडिया में थी। दूसरा नाम है राधानाथ सिद्धकर। ये कौन थे? ये थे सर्वेयर, जिन्होंने सर्वेक्षण किया था और मैथमेटिकल मेथड से कैलकुलेट करके बताया था कि माउंट एवरेस्ट ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। यहाँ पर जो राधाकांत सिद्धकर हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन थे? सर्वेयर। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जब सब काम राधाकांत सिद्धकर ने किया तो फिर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट क्यों रख दिया गया। तो सर्वेयर जनरल सबसे बड़े अधिकारी थे, पूरे डिपार्टमेंट को यही हेड करते थे। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से इस पीक का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेडियम इज़ फेमसली नोन एज द मेका ऑफ क्रिकेट, यानी कौन सा स्टेडियम विख्यात रूप से क्रिकेट का काशी या क्रिकेट का मक्का माना जाता है। लॉर्ड्स जो कि लंदन में है, ओवल, ईडन गार्डन या नियाज। तो आंसर है इसका लॉर्ड्स। लॉर्ड्स का मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिकेट स्टेडियम में से एक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया विंस फ्रीडम वॉज रिटन बाय। इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई है, तो इसे याद रखिएगा। फ्रीडम होती है आज़ादी, और आज़ादी की ये कहानी, ये दास्तान आज़ाद साहब ने लिखी है, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले
एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, थ्रू हुज एफर्ट्स डिड बुद्धिज्म बिकेम अ ग्लोबल रिलीजन। निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना। तो बिहार पीसीएसजे सन 2000 का एक क्वेश्चन है। बिंदुसार, अशोका, कनिष्क या हर्षा। आंसर है इसका मौर्य सम्राट अशोका। क्यों? क्योंकि अशोका ने बहुत सारे बुद्धिस्ट रिलीजन के मिशनरी यानी कि धर्म के प्रचारक लोग जो हैं बहुत सारी जगह भेजे और उसी का आज नतीजा है कि बौद्ध धर्म 15 से 20 देशों में मुख्य रूप से फॉलो किया जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है इनमें से। मौर्यास, नंदास, पल्लवा या गुप्त। तो गुप्त काल, पल्लवा काल ये तो बाद के ही हैं। अगर कन्फ्यूजन हो सकता है मौर्यास या नंद में हो सकता है, लेकिन इन दोनों में भी अगर पुराना देखें तो आंसर होगा बी, क्योंकि नंद को हराकर ही, अगर याद हो आपको, धनानंद को हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें उनकी मदद की थी किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य वही व्यक्ति है जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है और जिस व्यक्ति का तीसरा नाम चाणक्य भी है। तो ये एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं। इन्हीं की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग हुज टेन्योर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो देखिए इन 4 में से 2 बहुत ही फेमस नाम हैं, विंस्टन चर्चिल और क्लीमेंट एटली। चर्चिल का नाम तो ज़रूर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। विंस्टन चर्चिल की सरकार थी 1940 से 1945 के बीच में ब्रिटेन में, और ये भारत की आज़ादी के खिलाफ था। मिस्टर चर्चिल को कोई दिलचस्पी नहीं थी भारत को आज़ादी देने में, लेकिन इसी दौरान वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था तो ब्रिटेन के हालात ख़राब थे। 1945 में वहाँ चुनाव भी हुए और चुनाव में क्लीमेंट एटली जीत गए, जो कि 1945 से 1950 तक प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने अपनी चुनावी रैली में ही वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। आंसर होगा इसका बी, क्लीमेंट एटली के कार्यकाल के दौरान ही भारत को आज़ादी मिली। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स इज डिपिक्टेड इन द अजंता पेंटिंग्स। तो अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं बहुत फेमस है, बहुत क्वेश्चन आता है। कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। अब नाम चेंज हो चुका है, औरंगाबाद अब नहीं कहा जाता, इस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं अब इस डिस्ट्रिक्ट को। महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं भी यहीं पर हैं, एलोरा की गुफाएं भी यहीं पर हैं। तो पूछा यह गया है कि जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें जो भी पेंटिंग्स है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं अजंता की गुफाएं में, वो किससे जुड़ी हुई हैं? रामायण, महाभारत, जातक या उपनिषद। इसका आंसर है सी, जातक कथाओं से। जातक कथाओं से क्या मतलब है? गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी जो भी कथाएं हैं उनको चित्रित किया गया है उन पेंटिंग्स में, क्योंकि अजंता की गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं, उसमें और धर्मों का कोई चित्रण नहीं मिलता है, मतलब हिंदू धर्म का या जैन धर्म का चित्रण नहीं मिलता है, ये भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, द अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन विच फील्ड। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो आसान क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स, लिटरेचर, फिल्म या इनमें से कोई नहीं। आंसर है स्पोर्ट्स। खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहले उस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, उसके बाद उसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड ये दोनों खेल क्षेत्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू आर्मी पर्सनल फॉर ब्रेवरी। बहादुरी के लिए थल सेना जवानों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या शौर्य चक्र। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में। तो ये गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। कीर्ति चक्र से शुरुआत है, उससे ऊपर शौर्य चक्र, फिर युद्ध सेवा मेडल, गैलेंट्री, वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र सबसे ऊपर ये है। वहीं कुछ सर्विस अवार्ड्स भी होते हैं जो सेवा के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दी जाते हैं। आते हैं वापस क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी, परमवीर चक्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, यानी जो सौर मंडल है उसकी खोज किसने की थी? कोपरनिकस, केपलर, आर्किमिडीज या इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका ए, कोपरनिकस। ये एक यूरोपियन साइंटिस्ट रहे हैं
इन्होंने ही बताया कि हेलियोसेंट्रिक यानी कि हमारा सोलर सिस्टम के बीच में सन है और चारों तरफ जो ग्रह हैं वो उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो ये मॉडल कोपर्निकस ने दिया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, गोंड, मुंडा या संथाल। तो 2011 सेंसस के हिसाब से, जो कि हमारे पास लेटेस्ट सेंसस है अभी, आंसर है इसका भील जनजाति, जो कहाँ पाई जाती है, सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। 3 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, साउंड कैन नॉट ट्रेवल, ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है जल में, ठोस में, गैस में या निर्वात में। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट इसमें गलती कर जाते हैं और ज़्यादातर लोग इसका आंसर बी लगा देते हैं। आप में से भी कई लोग हो सकते हैं जिन्हें लगता होगा कि इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि ठोस में तो साउंड ट्रैवल करती ही नहीं है। नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। साउंड वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स हैं। ये मैकेनिकल वेव्स हैं। तो ये सबसे तेज़ फास्टेस्ट ट्रैवल जो करती हैं सॉलिड में, यानी ठोस में, यानी ठोस माध्यम में ये सबसे तेज़ ट्रैवल करती है। उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसियस फॉर्म में, और सबसे कम यानी कि ज़ीरो स्पीड से ट्रैवल करती है वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कोई माध्यम नहीं होता है, निर्वात शून्य होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, साउंड निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डज एन ऑब्जेक्ट वे मोर एट पोल्स देन एट इक्वेटर, यानी ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। जो पृथ्वी है उसके अंदर है एक कोर, ये इनर कोर है अंदर की तरफ, एक आउटर कोर है। इसी की वजह से पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बनता है। और अगर हम पोल्स पर खड़े हों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से ये कोर ज़्यादा पास है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। आइए समझते हैं इसे एक फोटोग्राफ से। तो देखिए, ध्रुवों पर वस्तु का भार भूमध्य की तुलना में अधिक क्यों होता है? जो ध्रुवों पर स्थिति होती है, मैंने बताया आपको, त्रिज्या कम होती है, यानी कि यहाँ पर जो कोर है वो छोटी होती है, आर जो है वो कम होगी। इससे क्या होगा? जी फोर्स यहाँ पर अधिक रहेगा। जी किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, यानी कि ये त्वरण है, यहाँ पर जी फोर्स अधिक लगता है, तो किसी भी व्यक्ति का जो भार है यदि वो पोल्स पर चला जाएगा वो अधिक हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, कोई व्यक्ति अगर भूमध्य रेखा पर खड़ा है, यानी इक्वेटर पर खड़ा है, तो यहाँ पर जो आर है यानी कि कोर से उसकी दूरी है वो अधिक होगी, तो यहाँ पर जी फोर्स कम हो जाएगा। जब जी फोर्स कम हो जाएगा तो किसी व्यक्ति का भार भी कम हो जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति जो इक्वेटर पे खड़ा है उसका वजन कम होगा, वही सेम व्यक्ति अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर चला जाए उस व्यक्ति का वजन ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला? पृथ्वी की आकृति यानी कि पृथ्वी की शेप ही ऐसी है, पृथ्वी की शेप ऐसी है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी दबी हुई है और बीच में से थोड़ी बलजी है, फैली हुई है। तो पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर चपटी है, भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। इसके कारण ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ये वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये अधिक होता है, इसलिए ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार अधिक होता है। आई होप इसे बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन में। तो हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज ग्रेटर एट पोल्स बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर इज शॉर्टर। ऑप्शन ए दिया गया है, पृथ्वी की आकृति के कारण ऐसा हुआ है क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी के केंद्र से दूरी कम होने से गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। इसका आंसर ए ही हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। वैसे बी सी डी ऑप्शन पढ़ के देखें तो कह रहा है कि चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल काम करेगा, नहीं। कह रहा है सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल काम करेगा, नहीं। कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इसमें वायु दाब का कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन मरीन प्लांट्स आर बेनिफिशियल फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ फिश बिकॉज, यानी समुद्र के हरित पौधे मछलियों के लिए श्वसन के लिए लाभदायक है, क्यों? तो देखिए, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो पानी के भीतर होते हैं, समुद्र में पानी के भीतर वो होते हैं, वो मछलियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ जब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं, और मछलियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है पानी के भीतर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मछलियों को क्या मदद मिल रही है?
कि प्लांट्स एमिट करते हैं ऑक्सीजन, वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं? नहीं। वो इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एमिट करते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन और एमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो उल्टा दे दिया इसने। इसका आंसर है ए, ग्रीन मरीन प्लांट्स इसलिए अच्छे हैं मछलियों के लिए क्योंकि वो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पल्स एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर्स टू डिटरमाइन। चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है। तो कई बार डॉक्टर्स नाड़ी को पकड़ते हैं, यानी कि हाथ को पकड़ते हैं और कुछ चेक करते हैं। वो क्या चेक करते हैं? तापमान, हृदय चाप, रक्तदाब, रेस्पिरेशन रेट। तो आंसर है इसका हार्ट रेट यानी हृदय चाप। नाड़ी की दर को वो चेक करते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियों का वो पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19, नोज ब्लीड्स अकर इन हाई माउंटेनियस रीजन बिकॉज। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका से रक्तस्राव हो जाता है चूंकि। तो बहुत ज़्यादा ऊंचे इलाकों में जाते हैं तो कुछ लोगों के नाक से खून आना शुरू हो जाता है, वो क्यों होता है? द प्रेशर विद इन द ब्लड वेसल इज हायर देन द एक्सटर्नल प्रेशर। द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज हायर एट हायर ऑल्टीट्यूड, इंक्रीजेज एट हाई ऑल्टीट्यूड, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज एट हाई ऑल्टीट्यूड। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, बड़ा आसान है। जब हम प्लेन से पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायु दाब जो है वो कम होता चला जाता है। आपने सुना होगा पहाड़ों पर जाकर सांस लेने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई होती है। जब वायुमंडलीय दबाव तो हो गया है कम, लेकिन जो हमारा ब्लड प्रेशर है यानी कि जो हमारा हार्ट पंपिंग कर रहा है वो ब्लड प्रेशर तो वही है सेम, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 120-80। अब नेचर ने जो हमारे ऊपर प्रेशर लगाया हुआ था वो तो हो गया कम क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर चले गए, लेकिन हमारा हार्ट जो है वो बराबर उतनी ही पंपिंग कर रहा है। तो होता ये है अंदर से हमारी बॉडी से ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ऊंचाई पर आने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो गया है, तो हमारे शरीर की जो सबसे नाजुक नसें होती हैं वो फट जाती हैं और ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। हाँ, तो हमारे नाक के आसपास की जो रक्त वाहिनी होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? ए, रुधिर वाहिनियों का दबाव या दाब बाहरी दबाव की तुलना में अधिक होता है, तो अंदर से जो वो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से नस फट जाती है और नाक से खून आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस ऑफ ऑल द वेरियस ऑर्गन्स। मानव शरीर का कौन सा अंग विभिन्न अंगों के समस्त कार्यों में समन्वय, एक बैलेंस, एक कोऑर्डिनेशन बनाता है? मस्तिष्क, नर्व्स, तंत्रिकाएं, हृदय या वृक्क। तो आंसर है इसका ए, ब्रेन। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, बैठे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, मस्तिष्क का सबसे अहम रोल है। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए वो कुछ भी नहीं कर सकता है। एक करवट अगर लेटा है तो वो घंटों तक, कई दिनों तक एक करवट ही लेटा रहेगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का मस्तिष्क सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, द साइंस रिलेटेड टू ह्यूमन ब्यूटी। मानवीय सौंदर्य शिखा से संबंधित कौन सा विज्ञान है? तो देखिए, फेस किसी व्यक्ति का कैसा है, कैसा दिख रहा है, कैसा दिखना चाहिए, तो वो एक जो कॉस्मेटिक्स वाली पूरी शाखा है वो कौन सी शाखा है? कैटोलॉजी, क्रैनियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी? तो फिजियोलॉजी से तो कोई मतलब है नहीं, साइकोलॉजी से भी कोई मतलब नहीं है, तो बी भी आंसर नहीं है। आंसर होगा इसका ए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, अ पर्सन्स ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग स्लीप, यानी निंद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, समान बना रहता है या घटता बढ़ता है? तो आमतौर पे बीपी हमारा तब बढ़ता है जब हम कोई हैवी ड्यूटी वर्क करते हैं। हैवी ड्यूटी वर्क मतलब भार उठाना, दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ऐसा कुछ काम करें तो हार्ट रेट बढ़ता है। लेकिन अगर हम रेस्ट करें तो हार्ट भी रेस्ट करता है। रेस्ट मतलब स्लो हो जाता है, रेस्ट ज़्यादा करेगा तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा आदमी। आंसर होगा इसका बी। तो सोते समय घट जाता है एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 23, द सन्स रे आर लेस हॉट इन मॉर्निंग कंपेयर टू द आफ्टरनून बिकॉज। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल में कम गर्म होती है क्योंकि। तो देखिए इसे समझिए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ये है पृथ्वी, सूर्य सुबह के समय में रहता है होराइजन पर यानी क्षितिज पर, और यहाँ से जो प्रकाश हमारे पास पहुँचता है
ये बहुत ज़्यादा दूरी तय करता है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है और सूर्य हमारे बिल्कुल सर पर आकर चमकने लगता है तो सूर्य की और हमारी दूरी बहुत कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, गर्मी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है हमें प्राप्त होती है सूर्य की। तो यही इसका कारण है। आइए देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। द रेज ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस इन द मॉर्निंग कंपेयर टू आफ्टरनून। दोपहर की तुलना में प्रातःकाल किरणें ज़्यादा लंबा सफ़र तय करती है। आंसर इसका ए ही है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है सूर्य प्रातःकाल कम गर्म होता है, ऐसा नहीं, सूर्य तो हमेशा ही गर्म है। प्रातःकाल पृथ्वी कम ऊष्मा शोषित करती है, ऐसा भी नहीं है, और डी भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन कहाँ होता है। तो मानव शरीर का असली पाचन कार्य जो पूर्ण होता है वो होता है छोटी आंत में। क्यों? क्योंकि जो भी हमने खाया है, जो भी हम खा रहे हैं, जिसका हमें पाचन करना है, उसके पोषक तत्व यानी कि उसमें जो भी न्यूट्रिशन है उसे पूरी बॉडी में भेजने का जो काम है वो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रूट्स रिमेन फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ रेफ्रिजरेटर बिकॉज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपी के भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक फल ताज़े बने रहते हैं, क्यों। देर आर नो डस्ट पार्टिकल। रेफ्रिजरेटर में कोई धूल के कण नहीं होते इसलिए। द रेट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस इज स्लोअर एट लो टेम्परेचर, यानी जो कम तापमान रहता है फ्रिज के अंदर उससे जैव रासायनिक प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल, फ्रिज के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। आंसर है इसका बी। तो आसान क्वेश्चन है। जो भी खराब होने का दर है किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी खाने की वस्तु के अंदर, जो एक जैव रासायनिक यानी कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। यानी ख़राब चीज़ें फ्रिज में भी हो सकती हैं लेकिन कुछ समय बाद ख़राब होंगी, थोड़ा समय उनका बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आज आपको कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखने को मिला होगा। 2 नए अभी बैचेस चल रहे हैं। एक यूपी एपीओ का मेंस का बैच चल रहा है, जीके और इंग्लिश का जो सिलेबस है हम वो कवर कर रहे हैं इसमें। वहीं दूसरा बिहार एपीओ और बिहार जे के लिए चल रहा है। दोनों बैचेस की डेमो क्लास फ्री है। आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए रखेंगे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।